उसको क्यों निकाला? अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे गैस की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से और हज किरायों में जो इंतहा का इजाफा हुआ है उस हवाले से। गैस कीमतों में इजाफा क्यों किया गया, इसका जायज़ा लेने के लिए, इसका तयन करने के लिए वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बना दी थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान रेलवे के तहत कुछ मज़ीद ट्रेनों का इफ्तिताह हुआ है और ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह हुआ, तो वहाँ वज़ीर आज़म ने एक तरह से वजाहत दी कि गैस कीमतों में इजाफा किस बुनियाद पर किया गया और इसका जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत को ठहराया गया। इसके साथ हज किरायों में भी बेइंतहा इजाफा क्यों हुआ, वज़ीर आज़म ने वजाहत की कि इसकी वजह भी गुज़श्ता हुकूमतों में लिए गए बेइंतहा कर्जे हैं, जिनकी वजह से गैस कीमतों में इजाफा करना पड़ा ताकि वो कर्जे चुकाए जा सकें। गुज़श्ता हुकूमतों में करप्शन बहुत ज़्यादा हुई, उसका लोड पड़ा है गैस पे, और अगर गैस की कीमतें ना बढ़ाई जाती तो ये नौबत आ जाती कि गैस की कंपनियाँ बंद करनी पड़ जाती। वज़ीर आज़म ने गैस कीमतों में इजाफे और हज किराए में इजाफे के हवाले से क्या वजाहत दी, सुनिएगा। जब ये लोग हमें कहते हैं जी कि हज के लिए आपने हाजियों को सब्सिडाइज नहीं किया, हाजियों के लिए हज सस्ती नहीं की, तो पहले इनसे ये पूछें कि अगर हम यहाँ, अगर आप इस मुल्क को इन हालात में ना छोड़ के जाते, अगर हमारे पास इतने कर्जे ना चढ़े हुए होते, तो हम बिल्कुल, हम तो मुफ्त भेजे हाजियों को। हम ये गैस के बिल आए हैं, किसी को बताए कि क्यों हमें गैस की बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि गैस के ऊपर 157 अरब रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं। तो अभी हमारे पास और क्या है कि अगर हम खर्चे गैस की कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी, गैस ही बंद हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने वजाहत कर दी कि गैस के ऊपर जो है 157 अरब का चूंकि कर्जा था, तो इस वजह से गैस कीमतों में इजाफा करना पड़ा। क्या वज़ीर आज़म की इस वजाहत को गैस बहरान की जो कमेटी है उसकी फाइंडिंग समझी जाए, या वज़ीर आज़म ने जो अवाम को रिलीफ देने का वादा किया था और उसी रिलीफ के सिलसिले में जो कमेटी बनाई गई थी कि गैस बहरान का और गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया जाए, वजूहात का तयन किया जाए, तो अभी इंतज़ार किया जाए कि उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी या वज़ीर आज़म की वजाहत को ही तस्लीम कर लिया जाए। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर ये रही कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पे फ़िलहाल ज़मानत नहीं मिल सकी और उनका जो ज़मानत का केस है वो 18 फरवरी तक मज़ीद मुलतवी हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि जो नवाज शरीफ साहब ने मेरिट पे दरख्वास्त दी थी कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जाए, वो दरख्वास्त, वो पहली दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर लिया कि नवाज शरीफ वापस ले सकते हैं और अब ज़मानत की जो सुनवाई है वो तिब्बी बुनियादों पे होगी। नैब ने भरपूर मुखालिफत की कि जो पहली मेरिट पे दरख्वास्त है वापस नहीं हो सकती क्योंकि वो क्लिप की जा सकती है सेकेंड एप्लीकेशन के साथ ही। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कम अज़ कम इतना रिलीफ नवाज शरीफ को दे दिया है कि पहली दरख्वास्त वापस ले ली और अब तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की सुनवाई होगी। लेकिन ज़मानत मिलती है कि नहीं मिलती, 18 फरवरी या उसके बाद इसका फैसला होगा। और तिब्बी बुनियादों पर भी ज़मानत देने के हवाले से नैब ने शदीद मुखालिफत की है और कहा है कि नवाज शरीफ का जो इलाज है जेल में हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है, हो भी रहा है, तो ज़मानत देने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। उधर लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की ज़मानत की केस की सुनवाई वो भी 2 दिन तक मुलतवी हो गई है। आशियाना स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ ज़मानत चाहते हैं, जबकि उनके लिए एक बुरी खबर, दोहरी मुश्किल ये है कि आशियाना स्कैंडल में नैब ने एक और ज़िमनी रेफरेंस भी शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर कर दिया है। अपोजिशन की मुश्किलात, मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात तो अपनी तरफ जारी हैं, लेकिन हुकूमत के लिए भी मज़ीद मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं। आज एक और हुकूमती वज़ीर, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जनाब जारी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस में, क्योंकि वो मुसलसल वहाँ से हाज़िरी नहीं दे रहे थे। यही पार्लियामेंट पीटीवी हमला केस है जिसमें सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुलव्विस हैं, 2014 से इसमें नामजद हैं। लेकिन इन दोनों शख्सियात ने अपनी बरीयत की दरख्वास्त दे रखी है और वो आइंदा 28 मार्च को जो है सुनी जाएगी।
इसके अलावा आज की बड़ी खबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप के हवाले से है। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं। वो कह रही हैं कि शहबाज शरीफ किसी सूरत पीएसी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं देंगे। खुर्शीद शाह तो एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने हुकूमत को धमकी दे दी, कहा कि जी हुकूमत ले आए अदम एतमाद की तहरीक शहबाज शरीफ को हटाने के लिए, फिर हम देखेंगे कि कौमी असम्बली किस तरह चलती है और कायमा कमेटियाँ किस तरह से चलती हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी पीएसी की मेंबरशिप को लेकर तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। राजा रियाज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भरपूर मुखालिफत कर दी है कि जी शेख रशीद को किसी सूरत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो इस काबिल हैं, बहुत काबिल हैं कि वो कोई भी चीज़ को जो है काउंटर कर सकें। और अगर शहबाज शरीफ पीएसी कमेटी में कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसको राजा रियाज समझते हैं कि पीटीआई के लोग जो है वो काउंटर कर सकते हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब। मेरे साथ हैं मारूफ माहिर कानून, ख़ास तौर पे नैब के कवानीन के माहिर और साबिक नैब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब, और जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब, सबसे पहले आप थोड़ी देर में हमें स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ये फरमाएं कि जो गैस कीमतों पे वज़ीर-ए-आज़म ने वजाहत दी है आपसे कुछ देर पहले, वो ऑफिशियल वजाहत समझी जाए कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसने तयन करना था कि गैस कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, या अभी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए? देखिए जी, कमेटी इसीलिए बनाई थी क्योंकि बहुत तशवीश थी और वाकई गैस के बिलों में लोगों में एक बड़ी तशवीश पाई जाती है और लोगों के साथ ज्यादती भी हुई है। गैस के बिल जिसके 5,000 आ रहे थे उसके अचानक 20,000, 25,000, 30,000 आने शुरू हो गए और पार्लियामेंटेरियन की तरफ से और मुख्तलिफ ज़राए से वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब इस हकीकत का शिकायत मसूल हुई तो उन्होंने फिर इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया। जब वो लाहौर थे तो उन्होंने उसी वक्त पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कहा और फिर कंपनी से कहा और उसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई जो चंद दिनों में, 1-2 दिनों में रिपोर्ट दे देगी मेरे ख्याल में, और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सीरियस एक्शन लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बिल भी कम हो और जिन लोगों ने ये चक्कर चलाया उनको साथ भी आनी हाथों से निपटा जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी अपने गेस्ट्स के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के अहम सियासी उमूर पे हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, राजा आमिर अब्बास साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब और जनरल अमजद शुएब साहब। राना सनाउल्लाह साहब, आपके पास ज़रा आएंगे। ये नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिलने का मामला 18 फरवरी तक मुलतवी हो गया, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त वापस क्यों ले ली गई? नैब ने इसकी शदीद मुखालिफत भी की है आज। देखें, इसमें ऐसा है कि जो नैब लॉ है इस वक्त मौजूदा जो उसकी सूरत है जी, उसमें जो है वो ज़मानत या सज़ा की सस्पेंशन के लिए जो है वो प्रोविज़न मौजूद नहीं है। आपके इल्म में होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने बाकायदा गवर्नमेंट को एक जो है वो डायरेक्शन भी पास की हुई है कि वो फरवरी तक यानी मौजूदा माह तक जो है वो लेजिस्लेशन करें और नैब लॉ में कुछ और तब्दीलियों के साथ साथ जो है वो बेल की प्रोविज़न जो है वो भी डालें। तो इसलिए जो है वो नैब लॉ में मेरिट के ऊपर जो है वो सिंपल किसी को रिलीफ मिलना जो है वो मुश्किल है जब तक कि उसमें और दूसरी हार्डशिप्स जो है वो शामिल ना हो, जिसके बारे में डिफरेंट कोर्ट्स ने जो है वो अपनी जजमेंट्स में जो है वो उनको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसलिए क्योंकि इस लॉ में प्रोविज़न नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद मौजूदा हुकूमत विद मैलाफाइड इंटेंशन जो है उसको अमेंड करने नहीं जा रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ मिल सकता है। तो इसलिए ज़्यादा मुनासब हमेशा जो हमारे कानूनदान या हमारे वकला दोस्त हैं वो ये ख्याल करते हैं कि अगर कोई और हार्डशिप अवेलेबल हो तो, क्योंकि कोर्ट ने रिट पिटीशन में जाके बेल देनी होती है,
ला मौजूद नहीं है तो फिर उसको जो है वो प्रेफर किया जाता है। यही वजह है कि मियाँ साहब की जो मेडिकल ग्राउंड है उसको उनके वकला ने जो है वो प्रेफर किया है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये हार्डशिप के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी काफ़ी तफसीलात नैब से मांगी। इस पर नैब का मौक़िफ़ ज़ाहिर कुछ और है। राना सनाउल्लाह साहब खुद भी चूँकि माहिर कानून है तो वो नून लीग का मौक़िफ़ दे रहे हैं। आप इसमें फरमाएं कि क्या मामला हो सकता है आगे चल के? देखिए, राना साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नैब में बड़ी चूंकि बेल की प्रोविज़न नहीं है तो आर्टिकल 199 के तहत आपको रिट पिटीशन में आना पड़ता है। अब रिट पिटीशन में जैसे इन्होंने कहा कि मैरिट्स पे बेल नहीं दी जाती, हालांकि जब पिछला केस था एवनफील्ड का उसमें यही हाई कोर्ट ने मैरिट्स को टच करते हुए मैरिट्स पे बेल दे दी गई और उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है या मैंने इलाज करवाना है या मैंने बैरून मुल्क जाना है, तो उस वक़्त उन्होंने सिर्फ मेरिट्स पे बेल दी। जब वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया, नैब लेके गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वहाँ पे ऑब्जर्व किया, अपनी जजमेंट में लिखा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट्स को टच कर लिया है ये बिल्कुल कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो 41 सफ़ात की इतनी डिटेल पे मबनी एक जजमेंट आ गई है इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। तो जब वो फैसला सामने आ गया है, आप उस फैसले को नज़र सामने रखते हुए ऑल दो कि इन्होंने एक रिट पिटीशन लगा दी थी कि हमें मेरिट्स पे ज़मानत दी जाए, लेकिन इस नए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए तकरीबन नामुमकिन था कि वो दोबारा मेरिट्स को भी देखे और दोबारा। तो इसलिए अब इनके पास वाहिद रास्ता यही था कि जैसे इन्होंने कहा कि वकला ने कहा कि जी अगर आपने ज़मानत लेनी है तो एक ही ग्राउंड है, वो है हार्डशिप का। और हार्डशिप का ग्राउंड कौन सा बन सकता था, क्योंकि मियाँ साहब खुद थे, इसमें मरियम बीबी तो थी नहीं कि कोई और ग्राउंड बनता। मेडिकल तो मेडिकल का, हाँ, मेडिकल का ग्राउंड को वो लेके आए हार्डशिप का। अब ये कोर्ट ने देखना है कि ये ऐसी हार्डशिप, क्योंकि उसमें ये जो मेडिकल के ग्राउंड्स हैं इसमें ज़बानी या कोई कानूनी बहस से ज़्यादा वो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होंगी वो मैटर करेंगी। अगर डॉक्टर्स का बोर्ड कहता है कि मियाँ साहब को वाकई तकलीफ है और वो वाकई है भी, तो उसमें दो बातें होंगी। एक बात यह है कि क्या उस एलिमेंट का, उस बीमारी का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं। और नंबर 2, हमारे यहाँ बहुत से कैदी हैं कि जब बीमार होते हैं ये उनका बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उन्हें ट्रीटमेंट दी जाए, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट ऐसे दी जाती है कि जिस भी हॉस्पिटल में वो जाना चाहें उन्हें ले जाया जाता है पाकिस्तान में, और जब वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, शिफा पा जाते हैं, तो फिर उन्हें वापस कस्टडी में रख दिया जाता है और उन्हें ज़मानत नहीं दी जाती। क्योंकि बेसिक मकसद है, एक शख्स जो बीमार है उसका बेसिक पर्पस है कि मुझे पाकिस्तान में जो बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है वो दी जाए। तो अब कोर्ट ये डिटर्मिन करेगी कि आपको जो ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल मिल रही है, या कोर्ट ये भी देखेगी कि जी इन्हें कोई ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहां ये खुले आसमान के नीचे घूम फिर सकें, या अगर ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे पूछा जाएगा कि जनाब अगर आपको ट्रीटमेंट पाकिस्तान में चाहिए तो हम तो दे रहे हैं, फिर अगर ये कहते हैं हमने बैरून मुल्क जाना है तो ये फिर कोर्ट देखेगी कि एक शख्स जिसको सजा हुई है, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, क्या उसको ये फैसिलिटी दी जा सकती है कि लेकिन वो अपनी मर्जी फैसिलिटी कोर्ट अस खुद दे सकती है या इसके लिए दरखास्त देगी? दरखास्त जब तक राना सनाउल्लाह साहब, क्या अगर अदालत जमानत मंजूर कर लेती है तो शरीफ फैमिली मुस्लिम लीग नून ECL से नाम निकालने की दरखास्त देगी नवाज शरीफ साहब की अदालत में या हुकूमत को? देखें, इसमें वैसे तो जनरली यानी आदमी को कोई हल्का सा भी कोई फ्लू या कोई बुखार हो तो उसकी कोशिश यही होती है कि जो उसका फैमिली डॉक्टर है जिससे पिछले 10-12 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं तो उसी से जो है वो मशवरा किया जाए। और हार्ट का मामला तो खैर बड़ा ही हसास और कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और इस हिस्से में ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि मियाँ साहब के हार्ट की 2 टाइम सर्जरी जो है वो हुई है, और सर्जरी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए यही तो कोई सर्जन ले लें, हार्ट फिजिशियन ले लें, हार्ट सर्जन ले लें, आम डॉक्टर ले लें, इवन एक आम आदमी डिस्पेंसर से भी पूछेंगे तो हर आदमी ये कहेगा कि अगर आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और उसमें पहले आप सर्जरी के प्रोसीजर से गुजर चुके हैं तो फिर आपको जो है वो पहले वहीं से जो है वो चेकअप या वहीं से जो है वो मशवरा करना चाहिए। ECL से नाम निकालने की दरखास्त जाएगी, ECL से नाम निकालने की दरखास्त जाएगी, हुकूमत को जाएगी, अदालत को जाएगी? देखें, इसमें जो है क्योंकि वो जुडिशल कस्टडी में है और इसलिए वो ज़मानत के लिए भी उन्होंने
जो है वो अदालत से ही दरख्वास्त की है, और अगर उनकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है और उसके बाहर आके वो फिर अपना जो है वो अपना चेकअप करवाएंगे, और उसके बाद अगर उन्होंने डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप जहाँ से आपकी सर्जरी हुई है वहीं से आप दोबारा कोई प्रोसीजर या कोई अगर उसमें मामला है तो आप वहाँ से चेकअप करवाएं या वहाँ से करवाएं, तो फिर यकीनन वो दोबारा कोर्ट के पास आएंगे। कोर्ट के पास जाएंगे। हुकूमत के पास अगर दरख्वास्त आती है नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की, हुकूमत निकलवाएगी? नदीम अफजल चंद साहब, ये अभी सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त है। मैं तो मियां साहब की हेल्थ के ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता, ओपन रखी हुई, लेकिन इस अपाज निज़ाम में एक ज़रूर है कि आम आदमी के लिए कानून और है और तकड़े बंदे के लिए और है। ये हमारा सिस्टम बड़ा अपाज है। बहरहाल उनकी जो है, हाँ इंडिविजुअल उनकी हेल्थ का इशू है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। इसके ऊपर इससे ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन इस मुल्क में जेलों में आप जाएं, आप तो कभी मेरा ख्याल है आपने विज़िट नहीं किया होगा, राना साहब तो करते रहते होंगे और मैं कई दफ़ा करता हूँ। आपने लोगों को मिलने के लिए मैं जाता हूँ तो यकीन जानिए हर 6वां बंदा, हर 6वां 7वां बंदा बीमार है जेल का। एड्स तक हैं लोगों को, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिलता। कभी रिलीफ नहीं मिलता, आम आदमी को नहीं मिलता। आम आदमी को कौन चेकअप के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देगा सुपरटेंडेंट को, उसकी माफिया को, तो वो जेल हॉस्पिटल तक ले जाएंगे उसको। किसी VIP हॉस्पिटल में जाने का तस्वर ही नहीं। कभी आप गुलाम रसूल, सईद अहमद, अब्दुल रहमान कितने मुझे ढूंढ के दिखाएं जो आम कैदी हैं जो जेलों हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिनके इस तरह VIP तरीके से जिनकी ट्रीटमेंट होती है इस माशरे में कहाँ होती है। ये इतना अपाहज निज़ाम है, इतना गंदा कसा पिटा निज़ाम है कि आप छोड़े आम आदमी। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म की सोच क्या है कि इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर अब कोर्ट के अंदर केस है, ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जो अदालत फैसला जो कहेगी वो हुकूमत को मंजूर होगी। अदालतों का एहतराम तो जरूरी है। अदालतों का एहतराम तो मैं समझता हूँ, हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, हम ये कहें कि हम अदालतों को नहीं मानते, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी आपके इल्म में है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें 2 शख्स गिरफ्तार है। एक है उसमें हुसैन लवाई साहब और एक है अनवर मजीद। आप देखेंगे कि वो एक 80 साल बुजुर्ग हैं, वो व्हील चेयर पे आते हैं और अदालत में जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेल की बात की तो उन्होंने कहा आपको इलाज मिल जाएगा लेकिन आपका जमानत का राइट नहीं बनता इस वक्त। तो अब ये कोर्ट ने देखना है कि उसने इसको रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, सबके लिए एक कवानीन है। अगर कल को अनवर मजीद, हुसैन लवाई वो लोग भी जमानत मांगे दिए सिर्फ मेडिकल की ग्राउंड में तो उन्हें भी देनी पड़ेगी। समझते हैं कि सबके लिए एक जैसे कवानीन है। सर जनरल अमजद शुएब साहब काफी देर से खामोश हैं। ऐसा है सबके लिए कवानीन, चलो नहीं कहते, सिस्टम की बात कर लेते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जमानत मिलनी चाहिए, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियादों पर, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें तो सारा निसार मेरे ख्याल में डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर है। ठीक, अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि उनको मुल्क से बाहर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो बिल्कुल बाहर होना चाहिए। अगर वो कहते हैं यहीं ट्रीटमेंट होगा तो यहीं, और अगर वो समझते हैं कि ज़मानत दे देनी चाहिए यानी उनको कोई खुली फ़िज़ा मिलनी चाहिए जहाँ वो बेहतर हो सकते हैं तो फिर वो उसी पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अदालत जो है उसको ज़्यादातर डॉक्टर्स के मशवरे के ऊपर रिलाई करना चाहिए और उनकी रिकमेंडेशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों का होना चाहिए और उसमें तमाम किस्म के डॉक्टर्स मौजूद हों जो हार्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं या मेडिसिन के या जो भी, तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है फ़ैसला होना चाहिए। एक आदमी का ये राइट है कि अगर उसके सेहत के मसले हैं तो उसको प्रॉपर इलाज मिले। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे बेशुमार जेलों में लोग ऐसे पड़े हैं जिन बेचारों की सुनवाई नहीं है, लेकिन ये कहना कि अगर उनकी सुनवाई नहीं तो इनकी भी नहीं होनी चाहिए वो गलत है। कहने की बात यह है कि उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। सिस्टम जो है उसको हर किसी को लुक आफ्टर करना चाहिए। वो उसके अपने हकूक मौजूद हैं बावजूद इसके कि वो उसने वो मुजरिम है, उसने जुर्म किया है किसी किस्म का, लेकिन ये जो बुनियादी सहूलतें हैं ये उसका हक बनता है। लिहाजा सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी ये सहूलत मिल सके, खा जेल के अंदर या बाहर। लेकिन इसकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि मियाँ साहब को नहीं मिलनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो भी मेडिकल बोर्ड की हो उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिस्टम की कुछ मजीद बात करेंगे, खासतौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप, इसकी मेंबरशिप, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ात मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और मुआशी मामलात पे IMF के कर्ज की तफसीलात पार्लियामेंट के सामने आएंगी कि नहीं आएंगी, सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान, ये सब मामलात हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, इस्तीफा लिया जाएगा, अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी कि नहीं, और पीएसी की मेंबरशिप का मामला, शेख रशीद मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। नदीम अफजल चंद साहब, क्या हुकूमत वाकई संजीदा है कि शहबाज शरीफ से इस्तीफा ले, या ये फिलहाल वही धमकियां हैं जो सिंध हुकूमत को थी? देखिए, एक सिविल सोसाइटी की तरफ से, अच्छे सीजन लोगों की तरफ से जो डेमोक्रेसी को बड़ा आइडियलाइज करते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, सिस्टम्स के साथ, उनका ख्याल है कि जो बंदा नैब की ज़ेर हिरासत हो और जिसके ऊपर केसेस हो, वो कैसे फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैराज हों या FIA के हों या नैब के हों या कोर्ट्स के हों या लॉ डिवीजन के हों, कैसे देख सकते हैं? मॉरलिटी नहीं है। फिर आप जब तक अपने आप को करप्शन से क्लियर ना करें उस वक्त तक नहीं बनता। देखिए, हुकूमत ने तो मैं कहता हूँ डेमोक्रेटिक कुर्बानी कह लें इसको, कि हुकूमत ने तो सरेंडर किया, उस वक्त कोई नहीं मानता था। तो लेकिन हुकूमत क्यों मान गई? हुकूमत, देखें आप, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, हुकूमत की मॉरलिटी के ऊपर, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी के ऊपर प्रेशर आ गया। अब ये ऐसा टची मामला है कि मैं समझता हूँ मियाँ साहब को खुद अपोजिशन को कहना चाहिए कि ठीक है मियाँ साहब नहीं तो किसी और को बना लें। अपोजिशन तो खुर्शीद शाह साहब ने धमकी दे दी आज कि जी आप लाकर दिखाएं फिर हम बताएंगे। जमहूरियत में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में धमकियाँ नहीं दी जाती, डायलॉग ही किया जाता है। लेकिन धमकी तो हुकूमत ने भी दिया कि शहबाज शरीफ को उतार दें, इस्तीफा दे दें, वरना फिर मैं तो धमकी पे बिलीव नहीं रखता। मैं कहता हूँ डायलॉग किए जाते हैं और डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। हुकूमत लाएगी तहरीक अदम एतमाद हटाने के लिए शहबाज शरीफ को? अभी तो हुकूमत चाहती है कि मियाँ साहब खुद साइड पे हो जाए। ठीक, अभी तो कोई अदम एतमाद का इस तरह का फाइनल चीज़ें नहीं हुई, सच्ची बात है। ठीक, हम चाहते हैं कि खुद ही मियाँ साहब अलहदा हो जाएं और ये सिस्टम चलता रहे, ताकि पार्लियामेंट के अंदर भी एक ऐसी मिसालें कायम हो जाएं कि लोगों ने देखे ना, अलीम खान ने रिज़ाइन किया, बाबर अवान ने रिज़ाइन किया, आज़म सवाती ने रिज़ाइन किया, कितने रिज़ाइन है मिनिस्टर्स के, जितने पावरफुल लोग थे वो उनके रिज़ाइन हुए। तो ये मियाँ साहब भी एक लीडर ऑफ द अपोजिशन तो ऑलरेडी वो हैं। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसा इदारा है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का इदारा, जिसको स्ट्रेंथन आप कह सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथन इदारा है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जिसने हर इदारे को देखना होता है, उसके ऑडिट एंड अकाउंट्स, उसके पैराजात, उसके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसको मैं समझता हूँ बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर मियाँ साहब को इससे अलहदा हो जाना चाहिए। राना साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब हाई मॉरल ग्राउंड्स पे अलीम खान की तरह मिसाल कायम करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से स्टेप डाउन हो जाएंगे? देखें, ये हाई मॉरल ग्राउंड जिनकी बात मेरे भाई नदीम चंद साहब कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने सिस्टम की भी बात की, तगड़े बंदे की, माड़े बंदे की। बात ये है कि ये हाई मॉरल ग्राउंड जो है, जब कोई आदमी जाली मैंडेट से हुकूमत बनाता है, वहाँ पे हाई मॉरल ग्राउंड नहीं आती। यानी जिस तरह से जतवाया गया इनको और जिस तरह से जाली मैंडेट की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो हमारा अपोजिशन का तो ये ख्याल है और ये रिक्वेस्ट है इनसे, उतनी ही मोदमाना और उतनी ही रिस्पेक्टफुली जितनी मेरे भाई नदीम अफजल चंद साहब कर रहे हैं, कि आप ही एक तरफ हो जाएं, हाई मॉरल ग्राउंड की बात करें। एक आदमी जिसमें कोई ज़मीर की रिमक हो, उसे इस तरह से कहा जाए कि भाई इस बंदे को हम पहले जो है वो नाअहल करार दिलवाएंगे, फिर उसके बाद इसको सज़ा दिलवाएंगे, फिर इसके बाद इसको कैद करवाएंगे, फिर जो है वो ख़त्म नबूवत की मूवमेंट चलवाएंगे, फिर इनको काफिर दिलवाएंगे, करार दिलवाएंगे, फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो जनूबी पंजाब महाज बनाएंगे। तो बात ये है कि फिर आप ही ऐसा करें कि चलें आला मॉरल ग्राउंड जो है वो उनको सारे मिल बैठ के जो है वो तय करते हैं, और तय करने के बाद जिसको जहाँ जहाँ पे होना चाहिए उसको वहाँ पे जो है वो चले जाना चाहिए। बाकी रही बात मौजूदा सिस्टम में, तो मौजूद सुन ले, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, सब्र करें थोड़ा सा। अब आ जाएं आप मौजूदा सिस्टम पे। मौजूदा सिस्टम में नदीम अफजल चंद साहब, बात बड़ी सीधी है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो होगा PAC का चेयरमैन। वो मियाँ शहबाज शरीफ हो, वो नदीम अफजल चंद हो, वो अमजद शुएब साहब हो, कोई भी हो, अगर तो मियाँ शहबाज शरीफ एज लीडर ऑफ द अपोजिशन क्वालिफाई नहीं करता तो भाई उसे निकालें पार्लियामेंट से बाहर,
उसे कहे जाओ भाई जाके अपने मुकदमे लड़ो, और मुकदमे लड़ने के बाद राना सनाउल्लाह साहब 18 फरवरी को शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है, तो बावजूद इसके कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगी उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब पीएसी के सरबराह रहेंगे, अपोजिशन के सरबराह रहेंगे। फर्द जुर्म की आइन में कानून में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा राना सिर्फ कन्विक्शन वो चीज है कि कन्विक्शन होने के बाद जो है वो कोई आदमी मेंबर कन्विक्शन तक इंतजार करेंगे, राइट? अगर होती है कि नहीं होती तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन सकता। मैं तो अभी रही बात हाई मॉरल ग्राउंड की, यूनिफिकेशन ब्लॉक की है, राना साहब आप किसी और को भी बोलने देना। अलीम खान साहब की, वो अलीम खान बेचारे को इन्होंने कैद करवाया है, पकड़वाया है इसलिए वो अलीम खान जो है उसने सूबाई असेंबली की सीट से इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा राना साहब, आजम सवाती ने सेनेट की सीट से इस्तीफा नहीं दिया। चले विज़ारत से तो शहबाज शरीफ के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। ये तो चलो बहस खत्म हो गई कि आपने इस्तीफा नहीं देना, लेकिन यूनिफिकेशन ब्लॉक राना साहब आपने बनाया था काफ लीग से 84 बंदे तोड़ के। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हाई मॉरल ग्राउंड हमें कहीं ना कहीं सेट करने पड़ेंगे। हमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर आपके यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाने तक, रफीक तारड़ के जहाज के फैसलों, सजाद अली शाह के फैसलों को, जस्टिस कयूम के फैसलों को भूलना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। मैं आपसे एग्री करता हूं, हाई मॉरल ग्राउंड पे आए, सारे बैठ के डिबेट करें, अगर सिस्टम में खराबियां हैं तो उसको दूर करें, इलेक्शन कमीशन को आजाद करें, लेकिन अपनी गलतियों की हम माफी मांगे। जिसने गवर्नर जिलानी से लेकर अब तक का सफर किया है, अब तक आज तक सब माफी मांगे। मैं तो आपसे एग्री करता हूं। यहाँ पे जला अमजद शेख साहब और राजा आमिर अब्बास आपको भी मैं डिस्कशन में इन करना चाहूंगी। सर आप बोल सकते हैं क्योंकि अपना टाइम आपको राना सनाउल्लाह साहब और नदीम अफजल चंद की डिबेट के दरमियान। देखिए बात यह है, देखिए गरीदा नहीं, आप भी तो प्रोग्राम में 50 लोगों को बिठा लेती हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। नहीं राना सनाउल्लाह साहब आपको मुकम्मल टाइम, ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना। राना सनाउल्लाह साहब आपको मुकम्मल टाइम दिया जा रहा है, आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है बात करने के लिए। 1 घंटा आपने हमें बांध के बैठाना है और ज्यादा से ज्यादा को 2-2, 4-4 मिनट बात करने का मौका मिलेगा। ये प्रोग्राम तो मेरे और चंद साहब के लिए काफी नहीं है। आपके और चंद साहब के लिए अलग से प्रोग्राम रख लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन डिबेट लाइव होनी चाहिए, ये डिबेट लाइव होनी, बिल्कुल मेरे और चंद साहब के लिए अलहदा रखें। आज आप राजा साहब से और अमजद शुएब साहब से आप बात कर लें। नहीं आज आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है तो आपको भी टाइम दिया जाएगा, इवन दो आप बाकियों के टाइम में बात कर रहे हैं। अब हमारे चलिए जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, इनको शुरू में ही शहबाज शरीफ साहब को ये चीज नहीं ऑफर करनी चाहिए थी। अब अगर कर दी है तो अब इंतशार पैदा नहीं करना चाहिए। जहां तक खुर्शीद शाह साहब की बड़ा वो नारा लगा रहे हैं, वहां तो सिंध में अभी तक इन्होंने खुद नहीं दी ऑपोजिशन को ये पीएसी की वहां पे उनको चेयरमैनशिप। ये सिर्फ इखलाकियात और ये ऐसी बातें, ये सियासत है। वहाँ पे खुद सिंध गवर्नमेंट जो है या सिंध पार्लियामेंट, वहाँ सिंध असेंबली, उसमें इन्होंने नहीं दी, कमेटी नहीं जो बनाई उसमें इसको चेयरमैनशिप नहीं दी। अभी तक वो लटका हुआ मामला। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय जो हमने बिल पेश करने थे, जिनका जो बड़े यूनानिमसली आ सकते थे, जिससे कि पार्लियामेंट मिल के एक आगे बढ़ सकती थी, वो जनूबी पंजाब के सूबे का किस्सा था या अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है या और चीज़ें, ये क्यों नहीं हुकूमत उधर आ रही ताकि काम चलता नजर आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इस झगड़े से निकलने के लिए आपको कम से कम इस वक्त वो बिल लेके आने चाहिए जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही तकरीबन सपोर्ट करेंगे उस बिल को। कैफियत हो गई है, हुकूमत कहती है कि अखलाकी बुनियादों पे शहबाज शरीफ ये गलत है। उससे मसला ये पैदा हो रहा है कि जो अवाम के मुफादात के काम है वो नहीं हो रहे, पॉलिसी साज नहीं हो, पॉलिसी साजी नहीं हो रही, आम आदमी उससे परेशान है। True, that's absolutely right। कानून साजिश करने के लिए आपको वो बिल शुरू में वो बिल लेके आने चाहिए जिसमें इत्तफाक राय ऑलरेडी मौजूद है। ठीक, तो वो काम शुरू हो जाएगा, कुछ न कुछ पार्लियामेंट अपना काम करना शुरू करेगी, चीजें चल निकलेंगी, तो उसके बाद फिर आप दूसरे बिल भी ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक अगर महाज आराई का सीन रहेगा तो आवाम तो सफर कर रहे हैं ऑलरेडी कि उनके बिल वहां पे जा ही नहीं रहे, उनकी कानून साजी उनके लिए हो नहीं रही। बिल्कुल ठीक, ये मेरा ख्याल है ज्यादती है और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। गरीदा, हमारी जो पार्लिमानी सिस्टम है ना, वो हम फॉलो करते हैं वेस्टमिनिस्टर के स्टाइल को। वेस्टमिनिस्टर वहाँ पे एक कन्वेंशन चलता है। कन्वेंशन ये है
कि हमारे यहाँ भी एक कन्वेंशन था कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो पार्लिमानी इसके पीएससी का जो सा है वो चेयरमैन होता है, सीट को वो करता है। और के उसके बाद एक और तरीका है कि एक जो इम्पीचमेंट का ये जो बात होती है कि जनाब जमहूरी तरीके से, और अगर जमहूरी ही तरीके से अगर किसी को निकाला जाता है तो उस पर फिर इतराज नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लिमान की जो ये पीएससी है, अगर पीएससी को इतना इख्तियार नहीं कि वो अपना चेयरमैन अपनी मर्जी से इलेक्ट करे, तो वो फिर बाकी चीजों को जब टटोलेगी और उसको चेक करेगी तो वो एक अजीब सी बात नजर आती है। नंबर 2, लेकिन सर मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत दें। अगर बरतानवी पार्लिमानी निजाम की हम मिसाल देते हैं तो वहां पे बहुत से पार्लिमानी उसूल ऐसे हैं जो तहरीर करदा नहीं है। वही मैंने कन्वेंशन का वर्ड यूज किया ना, कन्वेंशन है वहां पे, तो उसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर के करीब हो रहे हैं गरीदा, आज 6 माह के करीब हो गया है हमारी मौजूदा पार्लिमान वजूद में आए हुए। 6 माह में हमें जो एक आम आदमी को जो नजर आया है पार्लियामेंट के अंदर, वो मासवाई पीएससी की चेयरमैनशिप, कभी शेख रशीद ने उसका मेंबर बनना है, कभी राणा साहब ने बनना है, हमें शेख रशीद साहब मेंबर बन रहे हैं, या हमें नैब के कवानीन, ये काला कानून, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जो इनकी पर्सनल उससे रिलेट करती हैं। हमें वो जो आपने अभी बात की कि पॉलिसी साज ये फ्लोर है, पॉलिसी आपने किसी से सुना कि एग्रीकल्चर की कोई बात हो रही हो? आपने किसी दिन हाउस में डिबेट सुनी कि वहां पे फाइनेंसेस, सर मिनी बजट पे डिबेट अभी तक बाकी है, मिनी बजट अभी तक पास नहीं हो सका, वहीं पे रखा हुआ है अभी तक जो आया था। आपने कभी सुना कि दुनिया में फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा अभी चेंजेस आ रही हैं, खासकर हमारे रीजन में, तो क्या कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट हुई? इवन जो लॉज लाए जा रहे हैं, क्या उसमें वो इन्होंने कहा कि जी हम एक नैब का मुसवदा तैयार किया है, वो कहां पे है? ये बड़े संजीदा मामलात हैं, लेकिन पेटी इश्यूज में से निकले। मिसाल के तौर पे शेख रशीद की मेंबरशिप, सर आपकी पीटीआई के अंदर राजा रियाज साहब, आपके पुराने पीपल्स पार्टी के साथी, उन्होंने मुखालिफत कर दी आज शेख रशीद की, आप क्या कहते हैं? जमहूरियत में हर किसी का हक है मुखालिफत करना। शेख रशीद साहब का भी तक कोई इशू मुझे तो नहीं समझ आया। स्पीकर साहब जो फैसला करेंगे, जो पार्टी फैसला करेगी वो, शेख रशीद तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया। देखिए पार्टी फैसला करती है और वज़ीर आज़म साहब पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस है, फैसला जब करेंगे उसको। सर ये वो एक और मामला है जिस पे बात स्टक हो गई है कि शेख रशीद ने मेंबर बनना है कि नहीं बनना है, तो राना सनाउल्लाह भी बनेंगे। शेख रशीद साहब का इशू कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ना बने तो रिजॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं बनना चाहिए, बन जाएंगे या नहीं बनेंगे ये कोई बड़ा इशू नहीं। बन के क्या करेंगे? मैं ख्याल में हमें जो जनरल साहब की बात है हमें उस तरफ चलना चाहिए, हमें पार्लियामेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। अपोजिशन को चाहिए कि पार्लियामेंट को जैम ना करे, अपोजिशन को चाहिए धमकियां ना दे, जैम ना करे। सर पीएससी की चेयरमैनशिप पे तो एतराज आपने किया है ना? देखिए पीएससी की चेयरमैनशिप से देखिए किसी ने अभी तक हटाया तो नहीं ना। ठीक, कमेटीज आज दूसरी कमेटीज की सारे चेयरमैन बन रहे हैं, सिस्टम तो आगे चल रहा है ना। आप तो लेजिस्लेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, अहम इश्यूज के ऊपर डिबेट आप इंतहाई समझदार और संजीदा सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चीदा सियासतदानों में से हैं जो समझदार संजीदा है। तो आपने वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया कि जी मामलात को छोड़ें और आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म साहब के पास बड़ी संजीदा टीम है और संजीदा मशवरे भी होते हैं, हर रोज़ होते हैं, डेली बुनियादों पर होते हैं। असल देखना यह है कि हमारा जिन लोगों से मुकाबला है वो पार्लियामेंट में और जमहूरियत में कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है, कि अपोजिशन में रह के भी क्या वो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं या सिर्फ इक़्तिदार में रहकर जमहूरियत चाहते हैं। अपोजिशन की जमहूरियत और है, इक़्तिदार की जमहूरियत और है। मैंने देखा जब हम अपोजिशन में होते हैं उस वक्त हमारे नज़रियात अचानक राना साहब की तरह मॉस्टाइल हो जाते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं फिर सारा रावी सुख चैन नजर आती है। फिर आप देखें ना पंजाब असम्बली में ये प्रोडक्शन आर्डर था, राना साहब लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं 2 टेन्योर, प्रोडक्शन आर्डर पे कानून साजी भी नहीं आज तक, क्योंकि इनको पता था ठीक है जो जेल में रहे। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। देखें आपके दौर और अगर कोई मौका आया तो बनाया गया सबको। अब राणा साहब असल तो सियासी कैदी बने ही मुस्लिम लीगी माइंडसेट के दौर ही रहे हैं ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब तक का सफर। हुकूमतें तो आपकी रही है ना मुस्लिम लीगियों की, सियासी कैदी तो उनकी होती है जिनकी हुकूमतें वो तो नहीं रहते। पहली दफा अपोजिशन आप फेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, और वो भी आपकी मौजें हैं, इतना अच्छा मीडिया, इतनी अच्छी अदलिया, वरना वो दौर कहाँ गया जब मीडिया भी नहीं होता था, जब जस्टिस क़य्यूम होता था। वो अपोजिशन और आज की अपोजिशन, राणा साहब जरा मुवाजना करें ना, आप तो एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो बात यह है ना कि अब जो हमने 14 से लेके 18 तक भुगता है, अगर वो सारा कुछ ना होता तो फिर हमारे आपके या मेरे भुगतने से अगर जमहूरियत मजबूत होती है तो हमारा भुगतना बेहतर होगा, कोई मसला नहीं। मसला यह डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। हम किस डिबेट में पड़े हुए हैं?
ये देखना, हम इलेक्शन हो जाते हैं, बजाय इलेक्शन कमीशन को ठीक करने के हम पिछले इलेक्शन को रोते रहते हैं। इससे आप आगे निकलें, सीजन लोग हैं, अगला इलेक्शन कमीशन पे रिफॉर्म्स करें, नैब पे रिफॉर्म्स करें, जो कबाते हैं हमारे सिस्टम में उसको दूर करें। सर ये कानून तो ये आप इनिशिएटिव तो हुकूमत के पास ही होता है, हुकूमत भी लेती है, लेकिन आप भी सिर्फ अपनी कुर्सियों से आगे निकले ना, चेयरमैनशिप आप ले इनिशिएटिव, इनिशिएटिव अपोजिशन भी लेती है, इनिशिएटिव अपोजिशन भी लेती है। आप यही मुतालबा करें ना, आप रोजाना एक ऐसा मुतालबा रख देते हैं कि जी हमारी अपनी जात से आगे कोई मुतालबा नहीं होगा, सिर्फ 3 लीडरों पे मुतालबे पे। सर ये बड़ी सितम ज़रीफी है। गुज़श्ता दौर में नून लीग हुकूमत में होती थी तो इल्ज़ाम लगाती थी अपोजिशन पे कि आप लोग पार्लियामान नहीं चलने दे रहे। अब वो सारे रोल्स रिवर्स हो गए। अब आप इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग पे कि वो असेंबली को चलने नहीं दे रही, पार्लियामान को चलने नहीं दे रही। गरीदा जी जनरल साहब, बात यह है, चलने दे रही, देखने में दोनों साइड सीरियस नहीं है। हुकूमत ने भी बिल लाने की कोशिश नहीं की और पार्लियामेंट ऑपोजिशन ने भी वो मुतालबा नहीं किया। असल में मसला यही है कि दोनों साइड्स की तवज्जो जो है वो इस चीज पे मरकूज नहीं है कि हमने लेजिस्लेशन करनी है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्स इनके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पड़े हुए हैं। ये मसला हल तब होगा कि हुकूमत बिल लाए और फिर अगर पार्लियामेंट उस पर बहस की बजाय किसी और चक्कर में पड़ती है तो पार्लियामेंट ये ऑपोजिशन अगर किसी और चक्कर में पड़ती है तो ऑपोजिशन पे इल्जाम देंगे। लेकिन आप बिल ना लाएं और फिर ये कहें, ये मेरा ख्याल है कि ये दोनों साइड से मुनासिब नहीं। जनरल साहब बिल तो बहुत आ रहे हैं, मसला ये है कि जब नून लीग हुकूमत में थी पंजाब में विफाक में, ना उसको जनूबी पंजाब सूबा याद आया, ना बहावलपुर सूबा याद आया, ना सूबा हज़ारा याद आया, लेकिन अब अपोजिशन में है तो तरमीमी बिल भी ला रही है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, पार्लियामान को आगे कौन चलाए? चलिए बाहर सूरत एक अच्छी बात है, अगर सारी कौम इस पे मुत्तफिक है, ये सारी पार्लियामेंट इस पे मुत्तफिक है कि ये सूबा बनना चाहिए, तो क्यों ना फिर उसको बिल को लेके आए हो। ये रुकना नहीं चाहिए ना मामला। आप अपनी बहस मुबासे में अपने एक दूसरे को नीचा करने के चक्कर में अगर ये पार्लियामेंट के अंदर बिल ही नहीं पेश कर रहे या लेजिस्लेशन का प्रोसेस ही रुका हुआ है किसी वजह से, तो अवाम तो वो बिल्कुल, मैं समझता हूं उनका गुस्सा या उनकी रिजेक्शन जो है वो बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन दिखाएगा, हुकूमत दिखाएगी, अपोजिशन दिखाएगी, पार्लियामान को आगे चलाने के लिए, जमहूरियत को आगे चलाने के लिए, इस पर और मुआशी हालात पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा आमिर अब्बास साहब, फ्लेक्सिबिलिटी किसको दिखानी चाहिए, गवर्नमेंट को या ऑपोजिशन को? देखिए ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट में है, इन्हें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इनका काम है कि जनाब ये इन चीजों को एक डिसीजन लेने के बाद उसके साथ स्टिक किया करें, ठीक है। और उसके बाद ये जो बात हो रही है कि बिल लाना ऑब्वियसली कहां से ओरिजिनेट होते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से आते हैं, इन्होंने उसको वेट करना है और लाके असेंबली में पेश करना है। आप एक बिल बताइए, वो इनका पता नहीं अभी पास हुआ कि नहीं, वो जो इन्होंने कहा था कि वो रिंग अ बेल, वो कौन सा था सर आप लोगों का बिल? सारे आ गए हैं जी, वो कानून साजी हुई नहीं हुई, वो इतनी इन्होंने कहा जी हम इसको सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे, फ्री एड वाला कुछ भी नहीं आया अभी तक, कोई बिल पास नहीं हुआ, कोई लेजिस्लेशन। और एक और इनको फ्लेक्सिबिलिटी जो सबसे ज्यादा दिखानी है कि इन चीजों से ये अदालतों को, नैब को अपना काम करने दें। उस तरफ अगर ये ना कहें कि जी अब ये फलाना ये है, फलाना ये है। कोर्ट्स में, नैब्स में जब चला गया नैब में, जब अदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो ये अपना काम, गैस की बिल मेहरबानी करें, जरा देख लें कि वो कम हो जाए किसी भी तरीके से। वो तो वज़ीर आज़म ने कह दिया ना, राना सनाउल्लाह साहब से मैं जवाब लूंगी, वज़ीर आज़म ने कह दिया कि 157 अरब का कर्जा छोड़ के गई है नून लीग। यस, ऑन ग्राउंड बिल्कुल छोड़ के गई है। इसी तब्दीली के लिए इनको वोट दिए है। अब ये इस चीज को लेके अगर चलते रहते हैं, नहीं देखें आप, वो ये करके 6 महीनों में तो नहीं आती ना, करे ट्रांजिशनल फेज है इसमें। लेकिन आप इतना बड़ा खिलवाड़ हो मेरा भाई, जहां कर्जों तले आप हर इदारे को बैंकरप्ट करके गए, हर इदारे। आपने अभी खुद कहा कि उन लोगों को हम सख्ती से निपटेंगे जिन्होंने गैस का बिल ज्यादा किया। बिल्कुल निपटना चाहिए, निपटेंगे। अब सर्दियां गुजर जाएंगी, बिल अगर वही आ गए, उसके बाद आप क्या निपटेंगे उनके साथ? राना सनाउल्लाह साहब, 157 अरब के कर्जे, 157 अरब के कर्जे छोड़ के गए आप लोग गैस पे सिर्फ, जिसकी वजह से गैस के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं।
ये सब इनकी नाअहलियत है। कैसे? और इनकी बहाना साजी है। 100 दिन पहले जो इन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था वो ज़रा सुने इनकी तकरीरें। ये इनकी बातें जो हैं ये अब क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे तो इसलिए इस किस्म के बहाने जो है ये तराश रहे हैं। नहीं तो नून लीग 157 अरब का कर्जा नहीं छोड़ के गई गैस उन लोगों, ये गलत है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये कह रहे हैं कि जी जितना कर्ज बाहर से लिया है वो सारा इन्होंने खा लिया। कि जो इनको लेके आए हैं ना वो मेहरबानी करें, इनको समझाएं। अगर ये नहीं समझते, नहीं काम कर पा रहे तो इनको वापस दोबारा आपको ले आए। इनको आपको ले आए, किसी और को ले, लेकिन आपको 3 दफा तो लाया गया है, अभी आपने और क्या करना है? 3 दफा तो ओ चलो किसी और को ले, लेकिन आप इतना मान गए कि आप लाए गए, इमरजेंसी लग जाएगी। राणा साहब इतना मान गए कि वो भी लाए गए थे। हाँ राणा साहब सच्ची बात है, राणा साहब कह दे कि नहीं लाए गए। 2013 में पीएमएलएन को लेके आए थे तो 5 साल इन्होंने तो हमारी बात सुनी कोई नहीं। इनको पता नहीं है कि 2013 में वो इल्जाम आज दिन तक लगता है जनरल कियानी पे। कुछ ऑपोजिशन ने करना है, ना कुछ अपना नदीम अफजल चंद साहब ने करना है, ना हमने करना है। ये जनरल साहब आपको कुछ करना पड़ना है। अंदाजा करें, ये जनरल साहब आपको कुछ करना पड़ना है। साहब को दावत दे रहे हैं, अंदाजा करें। राणा साहब आपने अपोजिशन की वजह से अपने नजरिए से फिर गए। किसने जेल पर गए? और भाई मैं अमजद शुएब साहब को दावत दे रहा हूं। राणा साहब खुदा का खौफ करें यार। राणा साहब अपने आपका तो नैरेटिव वो वोट पे इज्जत वाला आपका बयानिया बदल गया है। वो जमहूरियत पसंद है। जनरल अमजद शुएब साहब जमहूरियत पसंद है। अच्छा जनरल अमजद साहब को इंडिविजुअली कह रहे हैं। ठीक है मैं समझा जनरल कह रहे हैं, जनरल कह रहे हैं। नहीं अमजद शुएब साहब को मैं बड़े शरारती हुए मैं राणा सनाउल्लाह साहब आपके साथ। राणा साहब आज वैसे बड़ा आज आप प्रैक्टिकली आपका नजरिया बदलते देखा है। वोट को इज्जत वाला नजरिया आपका बयानिया बदल गया है। बाकी बयानिया वही है, लेकिन आप तो बिल्कुल ही जमहूरियत और सिस्टम का भट्टा बढ़ाने लगे हैं। राणा साहब नहीं बैठेगा, अपोजिशन एंजॉय करे, खुदा का शुक्र करे। नहीं कुछ नहीं होगा। अगर 3-4 महीने आप रहे ना तो ये आप सब कुछ ही ले बैठेंगे आप। गरीदा जी जनरल साहब, गरीदा बात यह है कि 95 बिलियन डॉलर का कर्जा पीएमएलएन छोड़ के गई। कर्जा लिया क्यों? कर्जा आया कैसे? ये क्यों लेना पड़ा? और उसकी वजह यही थी कि हमने अपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई, हमारा बड़ा खसारा रहा, करंट अकाउंट तभी डेफिसिट में जाता रहा क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा थी। फिर आपने सर्कुलर डेट बढ़ने दिए, उसको कंट्रोल नहीं किया। आपने तमाम जितने भी हमारे अदारे थे लॉस मेकिंग वो उनका बढ़ता रहा, 1 ट्रिलियन से ज्यादा उनका लॉस हो गया। टैक्स बेस आपने नहीं बढ़ाया। आज भी वही सूरत है। क्या पीटीआई ने कोई प्लान दी है कि वो कैसे टैक्स का बेस बढ़ाएगी? क्या कोई प्लान सामने आई है कि स्टील मिल और पीआईए वगैरह ये जो अदारे हैं इनको कैसे प्रॉफिटेबल किया जाएगा? क्या कोई प्लान आई है कि सर्कुलर डेट जो है वो आइंदा नहीं बनेगा? बिजली चोरी कैसे रोकी जाएगी? गैस चोरी कैसे रोकी जाएगी? क्या हमारे पास आज दिन तक कोई, अभी इन्होंने 6 महीनों में कोई फाइनेंशियल अपनी पॉलिसी वजह करके दी है? चीज ये है कि ये भी कर्जों में फंसे रहेंगे अगर ये काम नहीं करेंगे उस तरफ। असल चीज यही है कि कर्जे से बढ़ने के लिए आपने जनरल साहब स्टील मिल के ऊपर दे दिया है, पीआईए के ऊपर दे दिया है। आप जरा डिटेल स्टडी करें। पॉलिसीज आ गई है, प्लान आ गया है, लोग बिठाए आपने, प्लान आ गया है, पॉलिसी आ गई है। ये पॉलिसीज माजरत आपके इंटरप्ट करने के लिए कि पॉलिसीज के ऊपर जब तक पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं होगा अमल नहीं हो सकता। देखिए आ गई है, इंप्लीमेंट भी शुरू हो गया है, पीआईए में भी शुरू हो गया है, स्टील बिल में भी शुरू हो गया है। और आप आगे देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉलिसी और इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर 30,000 कर्जों की बात कर रहे हैं ना। जी चंद साहब, आप जो 30,000 कर्जों की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि अगर 30,000 पिछले 10 सालों में आप कह रहे हैं तो ये तकरीबन बनता है कोई 6 निकाल के कोई 23-24 हज़ार अरब। और अगर आप देखें तो ये जो आपके अदारे हैं ना जिनका जनरल साहब ने नाम लिया है, कोई 2,000 तो इनका ही खसारा है साल का, पीआईए का, स्टील मिल का, ये
TNT का, ये तो दूसरों का। राणा साहब पुराने दौर में आपने बैंक बेचे थे, आपने लोगों को ये भी बेच देते, फिर मुल्क ही सारा बेच देते। इदारे हमने तो नहीं ना बेचने दिए आपने, अपोजिशन ने नहीं बेचने दिए। रीवैम्पिंग अगर आपको अगर आप कोई काम करें, अब अगर आप कोई काम करने लगेंगे, अपोजिशन साथ नहीं होगा, आप नहीं कर सकेंगे। हमने इनको प्राइवेटाइज करना चाहा, अपोजिशन साथ नहीं कर सके। आने वाले चंद दिनों में आप हमारे साथ होंगे, पार्लियामेंट मिलके चलाएंगे, आप बेफिक्र रहे इंशाल्लाह। ये आपने प्रोग्राम के आखिर में बहुत अच्छी बात करोगे तो फिर साढ़े साथ होगा ना इंशाल्लाह। राणा साहब आप इस सिस्टम को आगे चलने दें, आप इस प्ले ग्राउंड को ही ना तोड़े फोड़े। प्ले ग्राउंड रहेगा तो गेम होगी। मेहरबानी करें सियासत को जातियात से निकले, सिस्टम को मजबूत करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपोजिशन से भी एक पॉलिटिशियन नहीं, अगर आपने यही बयानिया रखा कि 30,000 अरब कर्जा लेके हम खा गए, हमने करप्शन की है, तो फिर ये प्ले ग्राउंड जो है ना, ये फिर इसमें खेला नहीं जा सकेगा। ठीक है, पहले आपको सही हकीकत पे आना पड़ेगा, सही बात लोगों को बतानी पड़ेगी, सही बात करनी पड़ेगी। अच्छी ऑफर उन्होंने आखिर में की है कि हुकूमत ऑपोजिशन मिलके चलेगी, इसके लिए हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को भी तैयार होगी। बिल्कुल तैयार है, हुकूमत सिस्टम के लिए तैयार है, कोई बिल्कुल रिजिडिटी नहीं है, कोई तकब्बर नहीं है, हम इस सिस्टम को आगे चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीप अफजल चंद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, बहुजन अमजद शुएब साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।